हेलो स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ मेन आइटम्स के बारे में जानेंगे कि वो होती क्या है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इन ब्रीफ। हम ब्रीफली अकाउंटिंग टर्म्स को, मेन अकाउंटिंग टर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये क्या होती हैं और कहाँ पे ये पोस्ट की जाती हैं। पहला है अक्रूवल, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस व्हेन दीज ऑकर, नोट व्हेन दीज आर पेड और रिसीव्ड। तो आपको मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में बताया था कि ट्रांजैक्शन जब ओकर हो गई उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वो ट्रांजैक्शन जो है उससे आपको पैसा मिल गया या फिर आपने पैसा पे कर दिया। तो ट्रांजैक्शन का ओकर हो जाना, ओकर मतलब पैदा, ट्रांजैक्शन का पैदा हो जाना काफ़ी है। दिस इज़ द अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का अक्रूवल कंसेप्ट है। दूसरा अक्रूड एक्सपेंसेस, expenses which have been arisen but it is immaterial that have been paid or not। जो expenses पैदा हो गए वो accrued expenses होंगे, चाहे आपने उनको पे ना किया हो चाहे किया हो, वो आपके accrued expenses हैं। For example, the building rent for 11 months is paid during the previous year। तो जो फैक्ट्री, जो कंपनी है, उसकी जो बिल्डिंग है वो रेंट पे ली गई है। रेंट जो है मान लो 2000 पर मंथ है, तो कंपनी ने पिछले साल 11 महीनों का मंथ रेंट पे किया है, एक महीने का नहीं पे किया। तो जो आपने रेंट पे किया ये इसे आप कंसिडर मत नहीं करोगे, जो अराइज हो गया वो कंसिडर करोगे। मतलब 12 मंथ का जो है, आखिरी मंथ का भी जो रेंट वो है वो अराइज हो चुका है, अभी आपने पे नहीं किया, बट ये आपका एक्रूड एक्सपेंस है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12 महीनों का रेंट 2000 के हिसाब से 12 गुना 24,000 जो है वो आप रेंट को शो करोगे, ना कि 11 गुना 2 22,000। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम्स अराइजन बट नॉट येट हैव बीन रिसीव्ड। वो इनकम जो पैदा तो हो गई हैं बट अभी तक आपको मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी रिसीव सैलरी फॉर एवरी मंथ। फॉर एग्जांपल अगर हम कर्मचारी हैं तो हमें हर मंथ जो है सैलरी मिलती है, और ये महीने की आखिरी या महीने की फर्स्ट तारीख को जो है वो ड्यू हो जाती है। तो चाहे वो आपको रिसीव हुई या नहीं हुई है, बट ये आपकी इनकम है, अक्रूड इनकम है। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इट मीन्स द राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी इनटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इस कंपनी की जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि आपका पेटेंट है, आपका कॉपीराइट है, आपका जो ट्रेडमार्क्स हैं, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे गुडविल है, तो इनकी फिजिकल होंद नहीं होती, ये सिर्फ महसूस की जाती हैं। जहाँ ये एक तरह के राइट्स होते हैं, आप इनको राइट्स बोल सकते हैं, ये आपके एक तरह के राइट्स होते हैं। तो इनकी कॉस्ट को हर साल जो है राइट ऑफ करने को आप बोलते हो अमोर्टाइजेशन। अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि मान लो आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि गुडविल है, तो वो गुडविल 10,000 की या 20,000 की है। आपने डिसाइड, आप क्या करते हो कि उस 10 या 20,000 को डिवाइड कर देते हो उसकी यूज़फुल लाइफ के साथ। मान लो उस गुडविल की लाइफ है 10 साल, तो आप 2,000 रुपया हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए खर्चा शो करोगे। तो ये आपका अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। एसेट क्या होती है? एनी टेंजिबल ऑब्जेक्ट और राइट, कोई भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट या कोई राइट जिसका ओनर एक बिजनेसमैन या कंपनी या बिजनेस हो, विच वुड प्रोवाइड सम बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड, जो कंपनी को लंबे समय तक जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल किया गया एक अलग अकाउंट होता है, जिसमें आप बताते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ, जैसे कि रिज़र्व में डाला या प्रोविजंस में डाला या फिर डिविडेंड देने के लिए रख लिया। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट यही काम करता है। नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो आपके द्वारा दिए गए कर्ज़ों का वो हिस्सा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, मतलब ये आप रिकवर नहीं कर सकते, ये आपका जो कर्जा है वो डूब गया। तो डूबे गए कर्जे को आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बैड डेट बोलते हो। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट मतलब साल के बाद बनने वाली स्टेटमेंट है, जिसको बनाना हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी बिज़नेस हो उनके लिए बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी होता है। ये बताती है कि कंपनी के पास क्या क्या है और कंपनी ने किन किन के पैसे देने हैं। इट शोज़ कैपिटल, ये कंपनी की कैपिटल को शो करेगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को शो करेगी और एसेट्स को शो करेगी। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। द वैल्यू एट विच एसेट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू के ऊपर एसेट्स को आपने अपने अकाउंट बुक में दर्ज किया है, वो आपकी बुक वैल्यू होती है। नेक्स्ट है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? शेयर अलॉटेड बाय कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलॉट किए गए जो शेयर्स होते हैं वो बोनस शेयर्स होते हैं। अच्छा, इन शेयर्स को पे करने के लिए कंपनी अपनी रिजर्व्स को जो है वो यूज़ करती है। दीज आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डर्स को जो है वो बोनस शेयर उनके जितने शेयर पहले हैं उस अनुपात में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। ये एक तरह के रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, जो एक तरह की रसीद होती है। रसीद किस चीज़ की? जो कर्जा कंपनी ने लिया। इस रसीद में होगा क्या? कंपनी की सील होगी, मोहर होगी। तो इनको इशू करने पे कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके लिए किन सिक्योरिटी को जो है कंपनी ने गिरवी रखा है, वो डिवेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉल। ए डिमांड इन रिलेशन टू शेयर्स टू पे द रिमेनिंग और सर्टेन पार्ट ऑफ अमाउंट ऑन शेयर्स टू कंपनी। कॉल क्या होती है? कॉल का मतलब है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपने शेयर होल्डर्स से जो है वो शेयर मनी को मंगवाती है। तो कॉल जो है इसी डिमांड को कहते हैं, मतलब डिमांड इन रिलेशन टू शेयर टू पे रिमेनिंग और सर्टेन पार्ट ऑफ अमाउंट ऑन शेयर्स। तो शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट पेंडिंग है उसका कुछ या सर्टेन पार्ट जो है वो पे करने को कहना कॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल। तो अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ बिजनेस इन देयर बिजनेस। बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की गई मनी को आप कैपिटल बोलते हो। नेक्स्ट है कैपिटल एसेट्स, दोज विच आर नॉट फॉर सेल। वो एसेट्स जो सेल के लिए नहीं रखी कंपनी ने। तो जैसे कि जो अगर कोई शॉप है किसी इंसान की तो वो उसकी एसेट है, तो वो एसेट सेल के लिए थोड़ी होगी, वो तो उस चीज़ को बेचेगा ना जो वो उस दुकान में रखता है। नेक्स्ट है, और ये जो कैपिटल एसेट्स होती हैं ये कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो कंज्यूम नहीं होती, जैसे कि प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइनेंस डिप्लॉयड बाय बिजनेस इन इट्स फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। बिजनेस के द्वारा अपनी फिक्स एसेट, अपनी करंट एसेट्स
और अपनी फैक्टिशियस एसेट्स में जितना फाइनेंस लगाया गया है वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट विच इज़ अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। किसी कैपिटल एसेट के ऊपर किया गया खर्चा जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, उसे आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हो। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व, दैट रिजर्व ऑफ बिजनेस विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अदर सच रीजन्स। वो रिजर्व्स जो डिविडेंड के तौर पे या ऐसे कामों के लिए अवेलेबल नहीं होती, कैपिटल प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू दिस रिजर्व। और जो कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो इस रिजर्व्स में जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब है वो प्रॉफिट्स जो कंपनी की फिक्स एसेट को सेल करने के ऊपर हुए हैं या कंपनी की जो एसेट्स हैं उनका रिवैल्यूएशन करने के ऊपर हुए हैं, ये आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। तो द डिस्काउंट अलाउड फॉर इमीडिएट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के परचेज करने के बदले अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो आपको सामने वाली जो पार्टी है वो कुछ रियायत देती है। कैश डिस्काउंट उसी रियायत को बोलते हैं। आपसे वो थोड़े कम पैसे लेगा क्योंकि आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, तो वो आपका कैश डिस्काउंट माना जाएगा। नेक्स्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी। मान लो आपने कोई लोन लिया है तो आपने उसके लिए किसी अपनी सिक्योरिटी को गिरवी रखा है, कोई सिक्योरिटी दी है, आपने किसी एसेट को गिरवी रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार वो एसेट जो आपने गिरवी रखी है लोन के मुकाबले ना काफ़ी हो, तो इस केस में आपको एक और जो है सिक्योरिटी भी या एसेट गिरवी रखनी पड़ती है, उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को आप कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हो। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी, ए कंडीशन और सिचुएशन आउटकम ऑफ विच मे बी डिपेंड अपॉन ओकरेंस और नॉन ओकरेंस ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। वो स्थिति जिसके पैदा होने या ना पैदा होने की संभावना फ्यूचर इवेंट के ऊपर निर्भर करती है। अगर फ्यूचर में वो निश्चित घटना हो जाती है या नहीं होती, उसी हिसाब से ये जो सिचुएशन है पैदा होगी या नहीं होगी। जैसे कि कंटिजेंसी की एग्जांपल है कि आपके किसी दोस्त ने जो है लोन लिया है जिसकी गारंटी आपने दी है, तो ये आपकी जो है कंटिजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि अगर वो बंदा आपका जो दोस्त है वो लोन पे ना करे तो वो आपकी लायबिलिटी जो है पे हो जाएगी। तो जो फ्यूचर में लोन ना पे करना ये फ्यूचर इवेंट है, और कंटिजेंसी है कि अगर वो आपको पेमेंट लोन की करनी पड़े या ना करनी पड़े। नेक्स्ट है डिप्लीशन, दिस टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेस। तो कुछ कंपनीज हैं, काफ़ी है वैसे, जैसे जो कि खदानों में काम करती हैं या नेचुरल सोर्सेस को जो है एक्सट्रैक्ट करती हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, तो उस केस में इस टर्म को यूज़ किया जाता है। देयर विल बी ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्टॉक एज एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू। जैसे जैसे आप कोयला या पेट्रोल को निकालते हो तो जो उसका भंडार होता है उसमें कमी होती रहती है, इसी को हम बोलते हैं डेप्लीशन। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन, ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो एसेट है सभी की अपनी यूजफुल लाइफ होती है, मशीनें हैं या आपकी जो कार है मैक्सिमम 10 या 15 साल तक ही चलती है, ये इसकी यूज़फुल लाइफ है। तो इस यूज़फुल लाइफ के दौरान जो भी उसकी वैल्यू में कमी आई वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। ये कमी या तो उस एसेट की वियर एंड टियर से होगी या फिर उसके पुराने मॉडल के हो जाने के कारण होगी। नेक्स्ट है डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने आपके शेयर्स खरीदे हैं, तो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं तो उनको इस सैक्रिफाइस का जो है इनाम मिलना चाहिए, वही इनाम डिविडेंड कहलाता है। एन अप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स बाय कंपनी।
कंपनी के द्वारा अपने प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में से शेयर होल्डर्स को दिया गया हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। दीज आर द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बिजनेस। ये कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। हैविंग ए लॉन्ग लाइफ एज कंपनी। जितनी कंपनी की लाइफ होगी उतनी ही इन इक्विटी शेयर्स की लाइफ होगी। इन शेयर ये शेयर जिनके भी पास होते हैं वो कंपनी के मेंबर कहे जाते हैं और उनको प्रॉफिट में हिस्सा डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है। नेक्स्ट है फिक्स एसेट देयर विच विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। ये वो एसेट्स होती हैं जिनको आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हो, जैसे कि प्रोडक्शन मशीनों के द्वारा होती है। आपकी मशीनें जो हैं फिक्स एसेट है। तो मशीनें आपने बिल्डिंग में इंस्टॉल की हैं तो बिल्डिंग आपके फिक्स एसेट है, लैंड फिक्स एसेट है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल राइट्स एसेट्स विच डोंट हैव एनी फिजिकल एंटिटी सच एज गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट। वो एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, ये एक तरह के राइट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट एंड गुडविल। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ ए फर्म टुवर्ड थर्ड पार्टीज। कंपनी की थर्ड पार्टीज के लिए जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मेरे कहने का मतलब है कि जो थर्ड पार्टीज़ को कंपनी ने पैसा देना है वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मींस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। किसी बिजनेस के लंबे समय की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब है पैसा पे करने की जिम्मेदारी। हुज पेमेंट डू नॉट फॉल ड्यू इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। इन लाइबिलिटीज़ की पेमेंट आने वाले 1 साल तक जो है पैदा नहीं होने वाली। पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल है वो सबसे पहले अथराइज शेयर कैपिटल होती है। ये वो शेयर कैपिटल है जिसकी ऑथराइजेशन जो है कंपनी को मिली होती है। मतलब कंपनी इतने शेयर कैपिटल को रेज कर सकती है, ये एक तरह की मैक्सिमम लिमिट होती है। इसका दूसरा पार्ट होता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से वो पार्ट जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इशू किया है या पब्लिक को इशू किया है वो इशूड कैपिटल है। नेक्स्ट होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उस इशूड कैपिटल में से जितनी कैपिटल लोगों ने स्वीकार कर ली या सब्सक्राइब कर ली वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसका आपको फुल कंसिडरेशन मिल गया। मेरे कहने का मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसका आपको फुल कंसिडरेशन जो है वो मिल चुका है कंपनी को एज ए कंपनी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल होल्डर ऑफ विच enjoy वेरियस प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड एंड प्रिंसिपल। अच्छा, ये वो शेयर कैपिटल है जिसका जो होल्डर होता है, मतलब जिसके पास ये है, उसको बहुत सारे प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब दूसरों के मुकाबले इन लोगों को ज़्यादा जो है राइट्स होते हैं। इनको डिविडेंड पहले मिलेगा, इनकी प्रिंसिपल अमाउंट पहले मतलब पे की जाएगी। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस की फॉर्मेशन के वक्त जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस के हुए वो जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। कंपनी आने वाले सालों में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके इनको राइट ऑफ करती जाती है। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन। वो लोन जिनके लिए कंपनी ने अपनी किसी सिक्योरिटी को या एसेट को जो है गिरवी रखा है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स द पर्सन और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम होम द बिजनेस हैज़ परचेज गुड्स मटेरियल ऑन क्रेडिट। वो पर्सन या इंस्टीट्यूशंस जिसको आप सप्लायर भी कह सकते हो, जिससे कंपनी ने रॉ मटेरियल ख़रीदा है या फिर गुड्स को ख़रीदा है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। सन्ड्री डेटर्स
वो कस्टमर जिन्होंने कंपनी से उधार माल ख़रीदा वो सन्ड्री डेटर्स कहे जाते हैं। ये जो थी आपकी मेन आइटम्स थी। तो डिटेल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब करेंगे। आशा है आपको इसकी समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।